Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 25 and that is double integrals in polar coordinates. ठीक है, इससे पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लिया था दो लेक्चर्स में। एक में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो डिफरेंट शेप्स थी उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो आज हमने पढ़ना है डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, do subscribe to my channel and like the video, share with your friends and let's start now। अच्छा, डबल इंटीग्रल्स का सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि डबल इंटीग्रल्स जो हैं हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न है कि वो जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स में नेचुरली अराइज हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि काफ़ी डबल इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं रेक्टेंगल जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में उसको सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके और उसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ आर थीटा, तो ये क्या है, इसको हम एक रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये देखें एक कर्व सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए रेडियस है हमारे पास, ये r1 है। ठीक है, ये जो है ये r2 है। ठीक, ये हमारे आर की लिमिट्स हो गई। और ये थीटा जो है ये देखें, थीटा यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, ये हमारी लिमिट्स हो गई थीटा के लिए। अब इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का पढ़ते हैं, वही बात है एफ आर थीटा जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं उसी तरह से यहाँ भी एक रीजन पे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, थीटा होता है हमारे पास और रेडियस होता है। थीटा की लिमिट्स क्या होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। आर की लिमिट्स क्या होती हैं, r1 थीटा एंड r2 थीटा। ठीक है, और ये देखें 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r1 थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू r2 थीटा एंड लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन ए अल्फ़ा एंड बीटा, ये हर एक वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है ये दी होगी। ठीक है, द आर लाइज इन अ फैन शेप रीजन, ये आपको दिख रहा है कि जो आर है उसको फैन शेप रीजन बना हुआ है। ठीक है, और क्यू जो है उसको क्या डिफ़ाइन किया हुआ है बाय इनइक्वालिटीज़। ये देखें आर इज़ इन बिटवीन 0 एंड ए और थीटा जो है वो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में। ये रेडियस की लिमिट्स हैं और ये अल्फ़ा बीटा जो है ये थीटा की लिमिट्स है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डी आर डी थीटा, ये होता है आर डी आर डी थीटा। ठीक है, जब भी हम एफ आर थीटा डी ए हम एफ आर थीटा में वो एरिया जो है उसको जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम उसको ओपन इस तरह से करते हैं कि डी ए की जगह हम लिखते हैं आर डी थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। और एफ आर थीटा आ जाता है और जबकि रीजन की लिमिट्स आ जाती हैं। ठीक है, आर सबसे पहले देखें डी आर है, इट मीन्स के आर की लिमिट्स आएंगी। सही है, तो आर की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, r1 थीटा r2 थीटा और दूसरी जगह पे क्या डी थीटा है तो डी थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्केच से कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये सिर्फ इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले हमने क्या करना है, स्केच बनाना है। ठीक है, फिर थीटा को देखना है और उसी तरह से इमेज को देखना है, एक रे बनानी है, वो अभी यहाँ पे करेंगे तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर एफ आर थीटा ओवर द रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम इसको खुद स्केच करते हैं। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, कितनी रेडियस का, 1 का। ठीक है, तो ये हो गया 1। यहाँ पे देखें हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब खैर सर्कल तो नहीं है बट समझ लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आउटसाइड द सर्कल, अब जो हमने रीजन फाइंड करना है ना वो इस जो रेडियस 1 का सर्कल है इसके आउटसाइड है। और क्या कह रहे हैं, इनसाइड द कार्डियोइड, और कार्डियोइड की शेप तो आपको पता है ना ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पे ये आएगी ऐसे, इस तरह की शेप होगी इसकी कार्डियोइड की। ठीक है, तो ये हमारी शेप हो गई। अब हमारा जो रीजन हमने इंटीग्रेट करना है वो ये वाला रीजन है। ठीक, ये वाला रीजन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सही है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि आर हमारा क्या था, 1 था और बाहर पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे रीजन्स हो गए तो आर के लिए। अब थीटा को देखें, थीटा ये सारा का सारा है। अगर आप स्केच को देख लें तो आपको पता चलता है 180 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2
और ऊपर हो जाएगा ये π/2। ठीक है, ये हमारी थीटा की लिमिट्स आ गई। आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। ठीक है, वो जो रे की बात करें वो कहते हैं यहाँ से हम एक रे बनाते हैं, और अगर एक रे को आप देखें तो ये यहाँ पे देखें रेडियस 1 से इंटर कर रहा है इस रीजन को, और 1 + cos थीटा पे क्या कर रहा है, इसको लीव कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम इस रे को घुमाएंगे तो ये जो है ये -π/2 से लेके +π/2 तक इसका जो रीजन है वो जाएगा। ठीक है, अब जो एग्जांपल है इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या करना है, पहले हमने स्केच बनाना है। स्केच मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या करनी है, आर के लिए हमने लिमिट्स बतानी है। ठीक है, इंटर आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 एंड लीव वेयर आर इक्वल्स टू 1 + cos थीटा। अब हमने आर को किधर इंटर करना है, जब आर जो है 1 के इक्वल होता है तो इंटर करता है, और जब लीव कब करता है, जब आर इक्वल्स टू 1 + cos थीटा। डेट मीन्स कि ये दोनों हमारी आर की लिमिट्स हो गई। ठीक है, अब हमने थीटा की लिमिट्स देखनी है। तो थीटा की लिमिट्स हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको देख भी सकते हैं कि अगर आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो आर को देखें, आर जो है वो पॉजिटिव है, और आर किस पे है, आर एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये देखें एक्स एक्सिस पे है, और आर जो है वो उसकी लोअर लिमिट भी पॉजिटिव है, अपर लिमिट भी उसकी पॉजिटिव है। ठीक है, इट मीन्स के जो हमारा रीजन है वो किधर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इट मीन्स के 180 डिग्री का हमारा ये सारा का सारा एंगल बनता है। तो अगर हम 180 डिग्री को -π/2 और π/2 लिख दें तो उससे कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आपने इसको फाइंड करना है तो आप इसको सिर्फ तब आप इसको फाइंड कर सकते हैं जब आपने कोई लिमिट्स ऑफ आपने कोई डायग्राम स्केच करनी है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वरना बाकी क्वेश्चंस में आपको इतनी डिटेल्स या इतना डेटा थोड़ा बहुत दिया होता है कि जिसको देख के आपको पता लग सकता है कि यहाँ पे आपने एंगल जो है वो क्या लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 + cos थीटा को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, r को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 1 + cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये 1 जो है वो इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाएगा, और cos इन्वर्स अगर आप लेंगे -1 का तो वो आता है 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री को देखें, आपको सर्कल से देख के पता चल रहा होगा कि हमारे पास हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल है, इट मीन्स के एंगल इसका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आपको पता है ना पूरा सर्कल जो है वो 360 होता है, इट मीन्स के 2π होता है। ठीक, तो हाफ आपके पास किसके इक्वल होगा, हाफ जो है वो पाई के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आधा आधा करके इसको देना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -π/2। -π/2 का मतलब भी क्या है, 90। ठीक है, और π/2 का मतलब भी π/2 का मतलब भी 90 और -π/2 भी 90 है। तो टोटल अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वही 180 डिग्री का एंगल आता है। तो हम इसकी लोअर लिमिट -π/2 कर देंगे और अपर लिमिट π/2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। देखें, आर एफ आर थीटा डी ए की जगह हमने क्या लिख लिया, डी ए की जगह हमने लिखा आर डी आर डी थीटा। ठीक है, एफ आर थीटा एज इट इज़ आ गया, और जो इंटीग्रेशन है वहाँ पे हमने आर के लिए जो देखें, सबसे पहले आर है ना, तो इट मीन्स पहले हम किसकी लिमिट्स लिखेंगे, रेडियस की, आर की लिमिट्स। आर की लिमिट्स हमने यहाँ पे फाइंड की, आर इज इक्वल्स टू 1 और आर 1 + cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से अब देखें जो थीटा की लिमिट्स है वो भी हमने फाइंड कर ली, -π/2 टू π/2। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2 किधर से आ गया। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप ये डायग्राम की तरफ देखें तो आपको देखने से पता चलेगा कि जो डायग्राम है वो ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है। ये देखें, अगर इस हाफ सर्कल को नीचे वाले के साथ मिलाएं, खैर यहाँ पे तो मैंने थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बनाया है, लेकिन अगर आप इस सर्कल को ऊपर और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के सर्कल को देखें, ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है दोनों साइड पे। तो हम क्या करते हैं, हम इस एक एरिया को जो है इसको लीव कर देते हैं, और हम सिर्फ ये जो रीजन है ना, ये वाला, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो रीजन हमने इंटीग्रेट किया तो इसी तरह का रीजन एक और क्वाड्रेंट में भी है। ठीक है, तो जो हमने एरिया फाइंड किया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल इसका रीजन आ जाएगा। ठीक, जैसे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक जैसी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर शॉर्टकट्स हमारे पास होते हैं ना। अगर हमें पता है कि दो चीज़ें एक जितनी हैं या इसकी लेंथ एक जितनी है, तो हम सिर्फ एक की लेंथ फाइंड कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली दूसरी की हमें पता चल जाती है। ठीक,
तो यहाँ पे हमें एक की लेंथ हमने फाइंड कर ली, ऑटोमेटिकली हमें इसकी भी पता चल गई। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड, जो हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स कि वो एरिया जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स में सेम है और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हमने लिखना है लिमिट्स में। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है साइन थीटा डी ए को ओवर अ रीजन आर, वेयर आर इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर जो है वो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, दैट इज़ आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू 2, जो कि एक सर्कल के आउटसाइड है जिसका रेडियस आर इज इक्वल टू 2 है, एंड इनसाइड द कार्डियॉइड, और एक कार्डियॉइड के इनसाइड है जो कि जिसका रेडियस क्या है 2 × 1 + cos थीटा। ठीक है, अच्छा इसको भी आप एग्जाम्पल में इधर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि ये हमारा रीजन है। ठीक है, साइन थीटा डी ए और ये ओवर रीजन आर। अब हमने इसकी पहले तो लिमिट्स लिखनी है, इन्होंने हमें लिमिट्स दी हुई हैं। ठीक है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही आ जाएगा, डी ए की जगह हम लिखेंगे आर डी थीटा। ठीक, अब लिमिट्स हमने लिखनी है आर की। देखिए इन्होंने हमें खुद ही कही भी है, आर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 2 × 1 + cos थीटा। ठीक है, तो 2 and 2 × 1 + cos थीटा। अब आते हैं थीटा की लिमिट्स की तरफ। तो अगर आपने देखा हो तो उन्होंने क्या कहा था कि रीजन हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो देखें अगर हमने ये ड्रॉ किया है और हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है उसकी लिमिट क्या होगी। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि हमारा जो रीजन है वो क्या आएगा, वो 0 to π/2 आएगा। फिर भी अगर ऐसे आपको रीजन्स दिए हुए हैं जो आपने डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने हैं, तो उसका आप जो थीटा है वो आप फाइंड भी कर सकते हैं, और वो उस वही वाला मेथड है। आपने आर को जो है उसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, आप उसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये देखिए आपके पास 180 डिग्री आता है, और फिर से हम 180 डिग्री को क्या कर देते हैं, हाफ़ कर देते हैं π/2 to -π/2। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है, हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को। तो हम -π/2 को भूल जाएंगे, हमें सिर्फ π/2 की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें फिर वही वाला मेथड है, साइन थीटा को हमने क्या कर देना है, अब हमने इंटीग्रेट करना है। हमने लिमिट्स दे दी सारी। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेट करना है साइन थीटा आर डी थीटा। तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, r²/2 साइन थीटा r²/2 2 × 1 + cos थीटा 2। ये हमारा इंटीग्रल आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट हमने कर लिया, लिमिट्स दे दी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन थीटा, एक में आ जाएगा ये 2 × 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, -1/2 वही वाली वैल्यू हमने दोबारा लिखनी है, और अब हमने किसकी लिमिट के साथ लिखना है, 2 वाली लिमिट के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 साइन थीटा 2 स्क्वायर। ठीक, इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/2, और इंटीग्रल का साइन हम उसी तरह डालते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 4 1 + cos थीटा होल स्क्वायर, हम उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। और ये साइन थीटा जो है उसको हमने इधर लिख लिया, माइनस हो गया ये 1/2, ये जो 2 × 2 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 × साइन थीटा, वही आप कटिंग करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे भी। अब देखें हमने इसको ये ब्रैकेट्स हटा दी। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 1 + cos थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। सही है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + cos थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा -साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे करनी है इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से। ठीक है, थीटा के हिसाब से करनी है। तो देखें यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है ये तो इजी है, साइन थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास प्लस कॉस थीटा आता है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, ये देखिए ये 1 + cos थीटा होल स्क्वायर है, तो 1 + cos थीटा होल स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ज़ाहिर है कोई नॉर्मल वैल्यू तो आएगी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक स्क्वायर का फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम u को इसके इक्वल कर देते हैं, हम u सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, u = 1 + cos थीटा, तो डी हमारे पास क्या गया, -साइन डी थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें साइन भी मौजूद है और डी थीटा भी है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास जो माइनस साइन यहाँ पे है
वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन डी थीटा, और इसको हम फिर क्या कर लेते हैं, इसको हम इंटीग्रल में लिख लेते हैं। ठीक है, यू सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार समझा रही हूँ, आगे आई होप कि आपको याद रहेगा। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर हो गया डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा माइनस यू क्यूब ओवर 3, और फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 ओवर 3, और यू क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया, और साइन की जगह क्या गया, प्लस कॉस थीटा। ये जो है इस पूरी वैल्यू की जगह हमने -1 और 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब, ये देखिए मैंने आपको सॉल्व भी करके दे दिया, प्लस और साइन की जगह आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट्स वही वाली π/2 अप टू 0। क्या करना है आपने, पहले इस पूरी वैल्यू में, ये जो सारी वैल्यू है इसमें आपने सबसे पहले π/2 की वैल्यू पुट करनी है, और फिर आपने क्या करना है, फिर इस पूरे में आपने 0 पुट करना है। ठीक है, आपको पता है कि cos π/2 जो है वो होता है cos 90 डिग्री, और अगर कैलकुलेटर से आप फाइंड करें तो दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से cos π/2 यहाँ भी 0 हो जाएगा, और cos 0 अगर आप लेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको फिर आप कैलकुलेशंस करें तो 2 इंटू -1 और 3, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, ये बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, -1 और 3, 1 प्लस कॉस 0 होल क्यूब, ये हो गया क्या 1 प्लस ये जो है ये इक्वल हो गया 1 के, तो ये क्या 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और 1 प्लस 1 के ऊपर क्यूब भी है, ये भी याद रखना है। फिर सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8/3। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, अब हमने क्या करना है, यूज़ डबल पोलर इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द 3 पेटल रोज r इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला हमारे पास है रोज के लिए। ठीक है, r इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, जो हमारे पास फार्मूला था साइन n थीटा था मेरे ख्याल से, या cos n थीटा था। ठीक है, cos n थीटा, ये दो फार्मूलाज थे। अब n जो था ये नंबर ऑफ़ पेटल्स को बता रहा था n। ठीक है, और ये हमने याद किया था कि अगर ये इवन हो, मतलब कि 2 हो, तो नंबर ऑफ़ पेटल्स जो थे वो 4 होंगे, लेकिन अगर ये ऑड हो यानी 3 हो तो नंबर ऑफ़ पेटल्स 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे देखें साइन 3 थीटा लिखा हुआ, इट मीन्स के नंबर ऑफ़ पेटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ पेटल्स जो हैं वो 3 आएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, और दूसरी बात इन्होंने कही हुई है, वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेटल इन द फर्स्ट कॉर्नर एंड मल्टीप्लाई। आपको ये पता है कि देखें पूरी की पूरी शेप सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, और 3 हमारे पास है ना पेटल्स, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने इवेलुएट करना है आर डबल इंटीग्रल ऑफ डी ए और रीजन r इंटू 3। ठीक है, मतलब कि हमारे पास पेटल्स 3 है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, डी ए की जगह हम लिख लेंगे r dr d थीटा, और ये जो डबल इंटीग्रल है ये हो जाएगा 0 टू साइन 3 थीटा। ठीक है, और जो वो है थीटा की लिमिट्स हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 0 टू π/3। ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने साफ r की वैल्यू जो है वो लिखी हुई थी। ठीक है, अब 0 टू π/3 को कैसे फाइंड करना है, वही बात है, हमारे पास साइन थीटा को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो बातें हैं, या तो 3 थीटा जो है वो 0 के इक्वल होता है, या जो है वो पाई के इक्वल होगा। थीटा आपको पता है ना, थीटा या तो 0 के इक्वल होता है या पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 3 थीटा को इक्वल्स टू 0 भी कर लेते हैं, और 3 थीटा को इक्वल्स टू पाई कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें पाई की थीटा की 2 लिमिट्स आ गई, एक 0 एक π/3, तो हमने वो लिमिट्स लिखी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन किया, जो r है वो हो गया r²/2। ठीक है, और हमने लिमिट्स लिख ली। इसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट्स पुट कर दी, हो गया साइन स्क्वायर 3 थीटा, 2 को हमने बाहर लिख लिया, और ये जो है ये 0 हो गया, फुल 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऐसा कोई फार्मूला लिखना है जो कि हम उसको इंटीग्रेट इजीली कर सकें। ठीक है, आपके पास एक और फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला भी हमारे पास गिवन है, लेकिन हम काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि हम यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर 3 थीटा है, यहाँ पे हम ये वाले फार्मूले से हम साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं।
वेल हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि हम जब भी देखें इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे कॉस के पास स्क्वायर आ रहा है, और कॉस के पास अगर स्क्वायर आ रहा है इट मीन्स के कॉस जो है उसको इंटीग्रेट होना होगा, और वो स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेट होगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका जो डेरिवेटिव है वो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के साथ फंक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा कॉस आ रहा है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारा सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ करते हैं जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास इधर बेस लिखी हुई है 2 थीटा के साथ, ठीक है, थीटा के साथ लिखी हुई है, इस तरह से यहाँ भी है। तो इट मीन्स कि हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो हम इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, और इसी तरह से यहाँ पे थीटा में हम 3 थीटा पुट कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 6 थीटा ओवर 2, ठीक है। ये हमने इसी तरह से लिख लिया। अब क्योंकि इधर बेस जो है हमारे पास 6 थीटा आ गई, तो इसको अब इंटीग्रेट करना, और यहाँ से हमारी पावर जो है वो पावर ख़त्म हो गई। हमने ऐसा यहाँ पे इंटीग्रल यूज़ करना था जहाँ पे हमारे पास पावर ना आए, क्योंकि अगर पावर आती तो फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक और उसका डेरिवेटिव चाहिए था, जैसे हम यूज़ सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, और वो हमारे पास यहाँ गिवन नहीं था। तो हमें ऐसा यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ करना था जिसमें हाँ यहाँ पे पावर ना हो और जिसको इंटीग्रेट करना ईजी हो उसका। तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ किया उसकी बेस जो है वो थीटा की तरफ चली गई है। इट मीन्स कि हमें कोई और डेरिवेटिव जो है वो नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस cos 6 थीटा। अब हम इसको थीटा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 की जगह भी आ जाएगा थीटा माइनस साइन 6 थीटा ओवर 6, क्योंकि यहाँ पे थीटा के साथ 6 है तो वो ओवर 6, वही यूज सब्स्टिट्यूशन की बात है। थोड़ा बहुत आपको अब याद भी हो जाना चाहिए, और इसको कोशिश करेंगे ज़रा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और ये 2 बाहर चला गया तो ये हो गया 3/4, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमने थीटा को लिमिट्स दे देनी है π/3 माइनस, पहले पूरी वैल्यू को हम लिमिट देंगे π/3 की, और फिर माइनस करेंगे पूरी वैल्यू को हम लिमिट देंगे 0 की, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये साइन 2π/6 जो है ये 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें आपको पता चलेगा, और साइन 0 जो है वो भी देखें 0 के इक्वल हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फुल वैल्यू जो है ये 0 हो गई, और इसी तरह से ये वाली भी होगी। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 3/4 इंटू π/3, 3 और 3 जो है कैंसिल होगा, एंड दैट इज़ π/4 या फिर 1/4π, दैट इज़ आवर आंसर, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल में कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने लेमन स्केट का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि देखें, और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर की हमें वैल्यूज़ दी हुई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हम आर से स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी आर की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos 2 थीटा, और पाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसी को यूज़ करके, ठीक है। मेथड मैंने आपको बताया, उसी तरह से आपने यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हमारा आपके पास इसकी लिमिट्स आ जाएंगी, और इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। एक मैंने सॉल्व करके बता दिया, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आप कह रहे हैं चेंजिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल्स इनटू पोलर इंटीग्रल्स। अब हमने कार्टेशियन इंटीग्रल्स को पोलर इंटीग्रल्स में चेंज करना है। ये सारा इसका मेथड है, इसको लिखना कैसे देखें, f(x, y) ओवर ए रीजन r, डबल इंटीग्रल ऑफ f(x, y) dx dy ओवर ए रीजन r इज इक्वल्स टू f(r cos थीटा, r sin थीटा, r dr d थीटा। r cos थीटा किसकी जगह आया, x की जगह, और r sin थीटा किसकी जगह आया, y की जगह, ठीक है। और dx dy की जगह हम क्या लिखेंगे, r dr d थीटा। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि dx dy जो है वो dr d थीटा से रिप्लेस नहीं होता, वो r dr d थीटा से रिप्लेस होता है। इसका प्रूफ है, पर चूँकि हम उस लेवल पर नहीं वो बात करें तो इसलिए हमें बस सिर्फ इसको याद रखना है कि dx dy r dr d थीटा के इक्वल होगा, और इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं एग्जांपल में हमें एक डबल इंटीग्रल दिया हुआ dx dy dx में, और हमें इसको चेंज करना है पोलर इंटीग्रल्स में। अब देखते हैं कि वो हमने कैसे करना है, ठीक है।
अभी देखें इवेलुएट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स where y goes from 0 to square root 1 minus x square and x goes from 0 to 1, ठीक है, बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको सिंपल हम कर सकते, लेकिन ये पहले कह रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। अब हमें लिमिट्स पहले लिख लेंगे कि y की लिमिट्स क्या है 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की लिमिट्स क्या है 0 to 1, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा जो x की लिमिट्स होती हैं वो हमारी r की लिमिट्स आ जाती हैं। अब सिंपल अगर एक सर्कल भी ड्रॉ करेंगे तो देखें ये आपके पास एक लाइन है, ये हमारे पास वो है सर्कल है जिसका जो अच्छा सर्कल कैसे है, सर्कल आपने देखें ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया। अगर यहाँ पे आप इसके ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आप अगर इसको करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, इट मीन जो सर्कल हमारा है वो क्या है, वो जिस उसका रेडियस 1 है, 0 to 1 रेडियस है उसका, ठीक है। ये हमारा सर्कल आ गया। अब हमने क्या करना है, ये इससे जो है इसे हमने सिर्फ वो करना है, इससे हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है कि रेडियस हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये देखें अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया r, ठीक है। और जो यहाँ पे डी वाई डी एक्स था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया r डी आर डी थीटा, ठीक। अब r की लिमिट्स हमने लिखनी है, r की लिमिट्स हमने यहाँ पे मालूम कर लिया, r की लिमिट जो है वो 0 to 1 है, ठीक है। और थीटा जो है वो देख लें, आपको सर्कल से ही पता चल जाएगा। हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट रीजन का जो एरिया है वो फाइंड करना है और उसका जो एंगल होगा वो आपको पता है कि 0 to π/2 जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख ली लिमिट 0 to π/2। अब इसको आगे सॉल्व करना इजी है, मेथड आपको आता है तो आगे आप इसको खुद प्रैक्टिस करके इंटीग्रेट करें। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझा दिया कि इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इवेलुएट, ये हमारे पास दूसरा एक है ओवर रीजन डी, हमने इंटीग्रेट करना है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई को, ठीक है। पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना, रीजन हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारा सर्कल है वो आउटसाइड, इसको मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे देखें हमने एक रीजन इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इन द रीजन बिटवीन द सर्कल्स, तो हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। 2 सर्कल देखें हमने ड्रॉ कर लिए। ये बाहर वाला सर्कल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। और ये जो ये वाला है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला सर्कल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो ये वाला रीजन है ना, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मेथड हमारा क्या होगा, मेथड हमारा सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, ये देखें हमारी आर की लिमिट्स क्या आ रही हैं, आर की लिमिट्स हमारी, हम अगर एक रे स्टार्ट करते हैं तो जो सर्कल रीजन को इंटर करता है वहाँ पे आर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और जो सर्कल को लीव करता है वहाँ पे आर इक्वल्स बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए टू बी, ठीक है। एक्स डी एक्स डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, आर डी आर डी थीटा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख लेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी ए बी की लिमिट्स हो गई और थीटा की लिमिट्स वही आपको मैंने बता दी यहाँ से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है। इट मीन्स कि थीटा जो है वो 0 से π/2 तक जाएगा, ठीक है। अब वही बात ये देखें, ये स्क्वायर यहाँ पे आर से कैंसिल हो गया और ये जो है ये 1 और आर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखें आर जो है वो आर से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 और आर आ गया और 1 और आर इज इक्वल टू एल एन लॉग नेचुरल ऑफ आर, ठीक है, बी ए और डी थीटा। वही मेथड है, आपने क्या करना है, पहले आपने लिमिट्स दे देनी है, एल एन आर को बी की फिर ए की, और फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने थीटा के साथ इंटीग्रेट कर देना है और फिर उसको लिमिट्स दे देनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है
लेकिन ये अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ, लेकिन अगर मैं सारे सॉल्व करवा दूँगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे, और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है सिर्फ देखने से आपको समझ नहीं आएगा। तो जो एक दो वीडियोस में एक दो एग्जांपल्स में छोड़ देती हूँ, तो उसको मस्ट प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपकी जो वो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए करें, ठीक है। So with this we have come to the end of our lecture. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.